गुड मॉर्निंग। ज्वाइन कर लो फास्ट सब लोग। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था? फीचर ड्रकर मेरे ख्याल से हो गया होगा, और प्लानिंग हमने स्टार्ट किया था कि नहीं? प्लानिंग बस स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट हो गया था। ठीक है। प्लानिंग का आप लोगों को मिला पीडीएफ? यस मैम, मिल गया। आज भेजा है मैंने। यस मैम। ठीक है। ठीक है, मैं प्लानिंग का स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर बताना कि कहाँ तक हो गया था और क्या उसके बाद पढ़ा। एक मिनट। अभी सबको मैं अगेन अनम्यूटेड रख रही हूँ, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि क्लास में थोड़ा सा भी इनडिसिप्लिन है या फिर कहीं से कुछ अननेसेसरी आवाज आ रही है तो फिर मैं सबको म्यूट कर दूंगी। कैमरा सब लोग ऑन रखेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, कैन यू सी द स्क्रीन राइट नाउ? यस मैम। यस मैम। ओके। अच्छा, अभी बताओ कि कहाँ तक हो चुका है हम लोगों का मतलब कौन कौन से पॉइंट हमने इसमें कवर कर लिए हैं। मैं एक एक करके थोड़ा स्क्रॉल करती हूँ, देख के बताइएगा। दिस इज नेचर ऑफ प्लानिंग हो चुका है? नो मैम। नहीं हुआ है? ओके। नो मैम। ओके, ठीक है। यानी प्लानिंग शुरू करना है हम लोग को आज। मैम बस अनविक का डेफिनेशन मैंने डेफिनेशंस बताए थे, ठीक है। तो डेफिनेशंस के आगे बढ़ते, नेचर ऑफ देयर आर सर्टेन थिंग्स। देखो, जरूरी नहीं कि हर चीज आएगा आपके एग्जाम में और हर चीज आप पढ़े, बट आपको जानना चाहिए, इसलिए मैंने सब चीज डाल दिया यहाँ पे। जैसे नेचर ऑफ प्लानिंग है, अगर आप नेचर ऑफ प्लानिंग समझ जाएंगे तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग खुद ब खुद लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग आप खुद ऐसे ही समझ जाइएगा नेचर ऑफ प्लानिंग से। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लानिंग, ये भी तुम समझ जाओगे इफ यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। तो आप प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पढ़ लीजिए, आप नेचर एंड फैक्टर्स खुद से भी लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया है ताकि बिल्कुल अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो एक बार चेक कर ले। ये सब डाला, बहुत कुछ मिलता जुलता है। जब मैं पढ़ाऊंगी तो तुम्हें समझ में आएगा मैम ने ऐसे क्यों बोला था, कि आप अगर नेचर समझ लेते हैं तो आपका फैक्टर्स अपने आप ही उससे निकल जाएगा। चलो, नेचर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, प्लानिंग में कौन कौन सी चीजें का किस तरह का प्लानिंग होता है, ठीक है। स्कोप ऑफ प्लानिंग क्या है? तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन टू पर्पस। प्लानिंग हेल्प्स अस इन अचीविंग आवर ऑब्जेक्टिव्स। कैसे मदद करता है प्लानिंग हमको अपना? ठीक है, म्यूट रखना, ठीक है ना। जब तक कुछ नहीं पूछना हो अपने आप को म्यूटेड रखो, फिर हैंड रेज करके आप मैं बोलूंगी तो आप आंसर कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन टू पर्पस का मतलब होता है कि जो भी आपने जिस किसी भी पर्पस से वो प्लान बनाया है, ठीक है, उस पर्पस पे अगर आपने प्लान तैयार किया हुआ तो आपको फोकस्ड रखने में हेल्प होगा, ठीक है ना। विल डिटरमाइन द एक्शन, विल डिटरमाइन द टाइम, और आप बहुत फोकस्ड रहेंगे कि मैं ये ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करने वाला हूँ, मुझे ये ऑब्जेक्टिव मैं कैसे अचीव करूंगा। तो जो नेचर ऑफ प्लानिंग होता है, अगर आपने प्लान नहीं बनाया है, ठीक है ना, आज क्या क्या पढ़ना है, अगर आपने प्लान बना लिया है तो आपको आसानी से आप पढ़ सकते हैं, सिर्फ और टिक करते जाएंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं बनाया है तो रात में आपको जरा भी टेंशन नहीं होगा कि आपने कितना पूरा किया और कितना रह गया, आप आराम से सोगे। टेंशन कब होगा? जब एग्जाम से एक दिन पहले। क्यों? क्योंकि आपने एवरीडे कोई प्लानिंग की ही नहीं थी, तो आपका बहुत सारा सिलेबस का पार्ट है जो आपने छुआ नहीं, पढ़ा नहीं, और अब आपको टेंशन हो रहा है कि हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, राइट। लेकिन अगर आपने एवरीडे का अपना प्लान बनाया होगा, स्टडी प्लान, तो क्या होगा, आपको रोज रोज पता चलेगा कि मैंने कितना पढ़ाई किया और कितना मेरा रह गया। तो वो आपको आपके ट्रैक पे रखेगा, आपको आपके ट्रैक से भटकने नहीं देगा। क्लियर हुआ ये किस तरह से प्लानिंग हेल्प करता है आपको अचीव करने में आपका गोल?
Yes, ma'am. ठीक है, किसी को मैम कंफ्यूजन? मैम मैम स्क्रीन शेयर पीडीएफ नहीं हो शो रहा। नहीं हो रहा है, मैंने ये पूछा पीडीएफ था। ओपन नहीं हुआ है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। फोल्डर्स दिख रहे हैं। चलिए, मैम मैंने वो हो जाता है, लेकिन ऑल डॉक्यूमेंट श्रीधर अगर डाउनलोड करेगी तो होगा। अभी हो गया, दिख रहा है? मिल गया। यस मैम, यस। ठीक है, मैं इसीलिए पूछती हूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं। स्क्रीन दिख रहा है मतलब जो मैं अब दिखाना चाह रही हूँ वो दिख रहा है कि नहीं। चले ठीक है, मुझे Yes, बता ma'am. दिया करो अगर कभी ऐसा होता है, क्योंकि वो न्यू शेयर करना पड़ता है बहुत बार, अगर आपने कुछ और भी शेयर किया तो एक शेयर के बाद। ओके, तो सबसे पहला इसका नेचर ऑफ प्लानिंग का पहला पॉइंट हुआ, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स इन अकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव्स और द गोल्स, राइट। जिसने जो गोल सेट किया है, अगर उसके पास उसका ब्लूप्रिंट है, प्लान ऑफ एक्शन है, तो वो उस प्लान ऑफ एक्शन को फॉलो करके गोल को अचीव कर सकता है। यस, दूसरे पे चलते हैं, प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्राइमरी, ठीक है ना। प्राइमेसी का मतलब होता है प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब फर्स्ट स्टेप, है ना। जैसे हम लोग जब एजुकेशन की बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन यानी जहाँ पे हम जाना शुरू करते हैं स्कूल को, राइट। 0 लेवल एजुकेशन जहाँ से स्टार्ट होता है, दैट बिकम्स योर प्राइमरी। तो प्राइमेसी मतलब जहाँ से काम शुरू किया जाता है। प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्वियसली हमने देखा है अपने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कि जब भी हम वी आर डन विद गोल्स कि हमको क्या करना है, जब भी हमारे दिमाग में ये फाइनल हो जाए कि हमको करना क्या है, तो फर्दर नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि कैसे करना है, इस चीज पर आते हैं हम तुरंत। तो ये प्लानिंग क्या है? पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, क्योंकि अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो जो रेस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो नहीं हो पाएगा। रेस्ट है स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सब क्या फॉलो करता है? आपके प्लान ऑफ एक्शन को ही तो फॉलो करेगा। जो तुमने प्लान बनाया उस हिसाब से आप लोगों को असाइन करते हैं काम, राइट। तो वो हो गया स्टाफिंग। ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग मतलब फाइंडिंग आउट द एक्टिविटीज व्हिच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर रोल। एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना एंड सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुप बनाना, एक ग्रुप में डालना कि ये सारे काम है, ठीक है ना। उस सिमिलर काम को एक जैसे ग्रुप में डालना और उसके बाद क्या करना, उसको एग्जीक्यूट करना। तो जब प्लान रहेगा आपके पास कि क्या करना है, क्या करना है, जब पता रहेगा तभी तो आप सिमिलर टास्क को एक जगह ग्रुपिंग करोगे, राइट। तो जो रेस्ट ऑफ द फंक्शंस, कंट्रोल, क्या कंट्रोल करना है ताकि आपका जो प्लान है वो फेल नहीं हो। तो कंट्रोल करना है कि मैंने डेली रूटीन जो बनाया था वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। एवरी डे अगर आपका एक्शन आपके कंट्रोल में है तो ऑब्वियसली आपका जो फाइनल गोल है वो अचीव होगा ही होगा, राइट। तो Yes, ma'am. इसीलिए बोलते हैं कि प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, एंड रेस्ट ऑफ द फंक्शंस फॉलोज दिस पर्टिकुलर फंक्शन, राइट। चलो, या तो पॉइंट हो गया नेचर में। थर्ड पे चलते हैं, इट इज परवेसिव। परवेसिव आप सबको मालूम है, हमने मैनेजमेंट में All पढ़ा, over. प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि प्लानिंग हर जगह प्रेजेंट है। देखो, घर में मेहमान आने होते तो हम प्लान करते कि क्या खाना बनेगा, राइट। किस तरह का खाना बनेगा, राइट। ये सब प्लान करते हैं, सब्जियां हैं कि नहीं है, जो भी Items मंगवाना है बाहर से वो आएगा कि नहीं आएगा, प्लान किया। घर में छोटे से किचन के काम को सल्टाने के लिए हमने प्लान किया, राइट। हम अपना बजट डिसाइड करते हैं, महीने भर का जो भी पैसा है उसी हिसाब से हमारा घर का खर्चा करे, इसीलिए हमने बजट डिसाइड करते हैं घर चलाने के लिए खर्चे। पढ़ाई कर रहे हैं अगर आप, तो कहाँ से पढ़ेंगे, कौन सी डिग्री लेंगे, इसके लिए आपको प्लानिंग करने की जरूरत पड़ी। नौकरी में आप हैं तो कितना समय आप जॉब में रहेंगे, उसके बाद आपका किस तरह का घर में रोल होगा और कितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे घर के काम को खत्म करने में, सोशल लाइफ को किस तरीके से आप बैलेंस रखेंगे, इसके लिए प्लानिंग की जरूरत है। यस, Yes, ma'am. ठीक है। ट्रैवल करने जाएंगे, इसके लिए आपको प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। ट्रेन की टिकट बुक कराओ, फ्लाइट्स की टिकट बुक कराओ, होटल्स बुक Budget. कराओ, एवरीथिंग। दैट मीन्स इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। आप जो भी टास्क देख लीजिए, एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, जो भी आपको करना है उसके लिए छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा प्लान तो जरूर होता है आपके पास, तभी आप उसको फॉलो करते हैं, राइट। Yes, ma'am. ठीक है, तो परवेसिव है यानी किसी भी तरह का काम All तुम over. कर लो, लेकिन आपको प्लानिंग तो करना ही पड़ेगा उसके लिए। सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्लान कि आपका Goal. प्लान कितना कॉम्प्लेक्स है, आपका गोल कितना कॉम्प्लेक्स है, करेक्ट। डी, प्लानिंग कंसीडर्स लिमिटिंग फैक्टर। इसका क्या मतलब होता है कि जब भी हम प्लान बनाते हैं तो प्लान बनाने से पहले हम लिमिटिंग फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। अब लिमिटिंग फैक्टर्स का क्या मतलब हो गया? रिसोर्स लिमिटिंग फैक्टर्स का Ma'am, मतलब हो गया ma'am, rules सारा.
गवर्नमेंट का रूल या फिर दैट कैन बी वन लिमिटिंग फैक्टर। गवर्नमेंट के रूल्स एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर सकता है। दिस इज नॉट जस्ट द लिमिटिंग फैक्टर। मैं बताती हूँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जितना कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या फिर जो जो चीजें आपको चाहिए काम करने के लिए, राइट, उन Yes, सब ma'am. चीजों में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बाधा उत्पन्न कर रही है आपको काम करने में। जैसे तुमने कहा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज कैन बी अ लिमिटिंग फैक्टर इन बिहार इफ समवन वांटेड टू स्टार्ट द लीकर बिजनेस, राइट। उसके लिए Yes, वो एक ma'am. लिमिटेशन फैक्टर वो नहीं कर सकता क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको अभी अलाउ नहीं किया है, वो नहीं है। इलीगल हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक के बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, पॉलिथीन बेचना चाहते हो, नहीं कर सकते नहीं हो क्योंकि वो पाएगा। अलाउ नहीं किया हुआ। करोगे तो इलीगल तरीका, कभी पकड़े जाओगे तो पेनाल्टी देनी पड़ेगी, राइट, यानी कि आपने गलत काम किया है। तो जो लिमिटिंग फैक्टर है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज लिमिटिंग फैक्टर हो सकती है, इकोनॉमिक सिचुएशन लिमिटिंग फैक्टर हो सकती है, इस तरह का जो कोई बीमारी, जो पैंडेमिक या एपिडेमिक फैल जाता है, वो एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, आपको वो काम करने से रोक सकता है। आपके पास विभाष म्यूट करो खुद को, ठीक है, तो ये लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। सो देयर आर नंबर्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। जब भी हम प्लान करते हैं, हम अपने बजट को देख करके, हम अपने मैन पावर को देख करके, हम अपने टाइम को देख करके, हम जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी को देख करके, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देख करके, इकोनॉमिक पॉलिसीज को देख करके, फॉरेन रूल्स और फॉरेन पॉलिसीज इस बारे में क्या कहती है, सब चीजों को नजर में ध्यान में रखते हुए फिर हम प्लान बनाते हैं। अगर कोई इन सब चीजों को ध्यान में ना रखे और कम अप विद अ प्लान, तो वो प्लान कैसा होगा, वो प्लान जल्दीबाजी में बनाया प्लान होगा जो कभी भी 100% एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, फेल हो जाएगा। यस, यस मैम, यस आपके मैम, पास पैसा है ही नहीं इतना और आपने फेल होने का चांसेस बहुत प्लान है। बना लिया कि आप 50,000 की शॉपिंग करोगे। पहले देखो कि तुम्हारा बजट कितना है, क्या 50,000 है जहां आपको कोई दूसरा काम नहीं, सिर्फ 50,000 की शॉपिंग के लिए है, या फिर इस 50,000 में आपको बाकी के काम भी करना है। तो अगर तुम सिर्फ शॉपिंग में ही खर्चा कर दोगे तो बाकी का काम नहीं हो नहीं हो पाएगा, पाएगा। राइट। इसीलिए आप क्या करोगे, आप लिमिटिंग फैक्टर को पहले ध्यान में रखोगे कि हम अपना एक बना लेते हैं कि ये सब हमारे पास है और ये सब चीजें नहीं है, तो जो हमारा प्लान हो उसमें उन चीजों की जरूरत कम पड़नी चाहिए जो हमारे पास कम है, राइट। तो ये यस मैम, लिमिटिंग फैक्टर्स को पहले ध्यान में रखना होता है। एंड इफिशियंसी ऑफ प्लान, मतलब आपका प्लान हमेशा इफिशियंट होना चाहिए। इफिशियंट का मतलब हमको पता है जहाँ पे वेस्टेज मिनिमम हो, जहाँ पे कॉस्ट आपके कंट्रोल में हो सके और आप जितना भी वेस्टेज है उसको एलिमिनेट कर सके, यानी उसको रिमूव कर सके पूरे के पूरे प्रोसेस से। तो प्लानिंग शुड बी इफिशियंट, यानी कि 3-4 ऑप्शन से किसी काम को करने का, यू चूज दैट पर्टिकुलर प्लान जो आपके लिए सबसे इफिशियंट है, जो आपके लिए कम से कम समय, कम से कम खर्चे, कम से कम एफर्ट एनर्जी में आपको वैसा ही रिजल्ट लाके देता है जैसा कि कोई दूसरा प्लान ज्यादा खर्चे में देगा। समझ में आया? ये खर्चा इन द सेंस ऑफ मॉनेटरी, नॉट जस्ट इन मॉनेटरी टर्म्स, बट इट कैन बी इन मैन पावर के टर्म में हो सकता है, समय के टर्म में हो सकता है, एनर्जी के टर्म में हो सकता है, कितना आपको एफर्ट लगाना पड़ा इस टर्म में हो सकता है। ये सब कुछ को कवर अप करेगा, राइट। तो दैट शुड बी इफिशिएंट, राइट। और इफिशियंसी हम किसको बोलते हैं, नॉर्मल रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि हमने कितना डाला और हमारा क्वालिटी जो हमारा आउटपुट है वो कैसा है। अगर कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट आ रही है और वो भी अच्छे क्वालिटी का, तो ये क्या ही अच्छा है, राइट, यही अच्छा होगा था। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है। अब अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग समझ में आ गई तो आप नेचर अपने आप लिखोगे। व्हेन यू गो ऑन नेचर आप समझ जाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, क्या महत्व है, हम अगर प्लानिंग ना करें तो क्या होगा और प्लानिंग करें तो क्या होगा, दोनों सिनेरियो में बहुत अंतर है। हम अगर प्लानिंग ना करें तो मैं बताती हूँ, घर से एक बंदा निकला है शॉपिंग करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी और वेजिटेबल्स खरीदने गया है, ठीक है ना। उसी में घर में किसी को, मान लो आपको स्टेशनरी भी मंगवाना हो, ठीक है ना, किसी को पेन चाहिए, किसी को पेपर चाहिए, किसी को कॉपी चाहिए। अब अगर आपको कॉपी चाहिए था, अगर आपने घर में बोल दिया होता और जो आदमी वेजिटेबल लाने जा रहा है, ग्रोसरी लेने जा रहा है, उसको पता होता तो आते समय वो आपके लिए कॉपी भी ले आता ना, आपके लिए पेंसिल और पेन भी ले आता ना। अगर आपने नहीं बताया तो क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एडवांस प्लानिंग, आपने शुरू में कुछ सोचा नहीं, तो क्या होगा, आपके घर से 2 लोगों को जाना पड़ेगा इसी काम को करने के लिए। हो सकता है जहां आप रहते हो, अगर आपको पैदल भी जाना है तो टाइम तो 2 लोगों का जा रहा है उस काम के पीछे, राइट। यस मैम,
लेकिन अगर आपको कहीं दूर ट्रेवल करके जाना होगा, मान लो गाँव वाँव में लोग दूर से मंगाते हैं दवाइयाँ या कुछ भी काम चीज जरूरत की चीजें, तो क्या पड़ेगा, डबल बस का फेयर या ऑटो का फेयर लगेगा, सर जो कॉल क्या है, हम कॉल भी तो कर सकते हैं। कॉल भी कर सकते हैं, करेक्ट। लेकिन अगर वो कॉल की सुविधा नहीं है, मान लो, अगर ठीक है, अगर आपने कॉल कर लिया तो भी वो प्लानिंग का पार्ट हुआ, तुमने छट से मिस आउट हो गया था, लेकिन आपने क्या किया, फिक्स कर दिया उस करेक्ट, प्रॉब्लम को यस प्लान मैम। करके, राइट, आपने कॉल करके बता दिया। लेकिन अगर कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो, ठीक है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे घर से कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, उनका फ्लाइट आज आने वाला है, वो लैंड करेंगे 4 बजे, और मेरे घर से किसी को जाना है आज पटना, ठीक है, किसी और काम से। क्या होता है, जो इधर से आने वाले हैं उनको पता नहीं होता कि कोई आ रहा है घर से, तो वो इधर से अपना ओला उबर बुक करा लेते हैं या अपना एक टैक्सी बुक करा लेते हैं, और आने वाला आता भी है, रुकता भी है, और वापस गाड़ी लेके जाता भी है। यानी कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, एडवांस में कोई प्लानिंग नहीं की थी दोनों लोगों ने बात करके, तो क्या हुआ, एक ही कुछ लोगों का डेस्टिनेशन ज्यादा पे पैसा। पहुंचने के लिए ज्यादा टाइम, ज्यादा खर्चा, और ज्यादा ड्राइवर का और पेट्रोल का, सब चीज का ज्यादा खर्चा बढ़ गया। ये इफिशिएंट प्लान हुआ क्या, नहीं। तो सबसे पहले अगर आपका प्लान होगा तो आप कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकोगे। एक और एग्जांपल, अगर हमारे पास प्लान है और अगर मुझे मालूम सब लोगों का कैमरा ऑफ है, मैं सबको एब्सेंट मार्क कर दूंगी, ठीक है ना। मैम मेरा ऑन है। जिनका ऑन है मुझे वो दिख रहा है, लेकिन जिनका ऑफ है वो समझ गए होंगे। अगर ऐसे होगा तो मैं सबको एब्सेंट मार्क कर दूंगी, ओके। चलिए, अब मैं आपको क्या पढ़ा रही थी, मैं उस पर चलती हूँ। विभास आपका बहुत देर से ऑफ है, जब से मैं आपको बोली हूँ, मैंने आपको माइक को म्यूट करने बोला था। एंड रोल नंबर 13 कृष्ण, आपका भी ऑफ है। मैं रोल नंबर लिखते जा रही हूँ, लास्ट में मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगी, तो बस बोलना, मुझे कोई एक्सक्यूज मत देना कि मैंने क्यों ऑफ रखा था मैं, ठीक है। रोल नंबर 23, 63 सब ऑफ है, ओके। मैंने लिख लिया है रोल नंबर सब। रोल नंबर 13 मैम वॉइस नहीं आ विभास रहा का, आपका। तो एक सेकेंड, हाँ चलो 13 जिन अनुपूर्णा, ये आपकी प्रॉब्लम है, मैं इसको एंटरटेन नहीं कर सकती। अंकित रोल नंबर 48, चलो मैं सबका नाम लिखते जा रही हूँ, बस मुझे एब्सेंट मार्क करना। 44 एंड 13, ओके। मैम बस बस, आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूज, मुझे कुछ मत बोलो, ठीक है। मैं शेयर कर रही हूँ, इट्स ओके, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ पे भी हो, थोड़ी देर में फिक्स हो जाता है, ओके। अब हम आएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा सबसे पहले ये हेल्प करता है किस चीज में, कॉस्ट को मिनिमाइज करने में, ठीक है, यानी आपका कॉस्ट कंट्रोल होगा। मैं उसी का एक एग्जांपल दे रही थी कि सपोज करो आपको मालूम है कि आपको ट्रेवल करने जाना है, सपोज अगर ये प्रेडिक्टेबल है तो, क्योंकि ट्रेवल्स आर अनप्रेडिक्टेबल, जहां आपको इमरजेंसी में जाना होता है। इमरजेंसी कंडीशन में आप प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, अगर प्लानिंग आपका है भी तो आपको चेंज करना पड़ता है, राइट। लेकिन अगर आपका प्लान्ड ट्रैवल है, आप प्लान्ड कहीं कहीं पर जाना चाह रहे हो, तो आप क्या करो, बुकिंग एडवांस में करा लेते हैं। मान लो आप एयर लाइन से जाना चाहते हो, अगर आपका 1 महीने पहले बुकिंग है तो आपको जो खर्चा पड़ेगा वो आधा पड़ेगा, सीधा आधा हो जाता है, सीधा 30% 40% आपका कम हो जाता है जो फेयर चार्जेस है। अगर आप एक दिन पहले, 2 दिन पहले लोगे तो डबल से भी अधिक वो फेयर हो जाता है। अगर आज जाना है और आज तुम टिकट लोगे, टिकट मिल तो जाएगी एयरलाइंस की, लेकिन वो 10,000 पड़ेगा। अगर तुम 1 महीने पहले लोगे, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जहाँ 10,000 पड़ेगा, अगर 1 महीने पहले लोगे तो 4,045 का टिकट पड़ेगा। आपका प्लान अगर है ट्रिप, तो आप क्या कर सकते हो, आधा पैसा बचा सकते हो। समझ में आया? यस मैम। तो ये आपका कॉस्ट मिनिमाइज हो गया। दूसरा है, इट ऑफसेट्स द अनसर्टेनिटी एंड चेंजेस। अगर आपके पास प्लानिंग है तो जो फ्यूचर में आने वाले, बहुत सारे फ्यूचर में ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जिसको आप पहले से एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, या जिसके बारे में आपको कुछ भी पता, अनसर्टेन है, फ्यूचर इज अनसर्टेन, भविष्य में अभी अगले मिनट क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम है, राइट। जब Yes, एपीजे अब्दुल कलाम डिलीवर कर रहे थे अपने क्लास में लेक्चर, तो उनको नहीं पता था कि वो उनका आखिरी लेक्चर होगा, उसी समय वहीं पर उनका निधन हो जाएगा, Death. मालूम था क्या?
नहीं पता No, तो ma'am. फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, बहुत कुछ अनसर्टेन है। लेकिन अगर आपके पास अच्छा प्लान है तो आप फ्यूचर को क्या कर सकते हो, फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटी एंड चेंजेस है उसका जो अडॉप्ट करते हैं. असर पड़ेगा आपके काम पे, उसको क्या कर सकते हो, मिनिमम एडवर्स इफेक्ट को इंश्योर कर सकते हो। एक एग्जांपल, हम LIC लेते हैं, हम मेडिक्लेम्स लेते हैं, ये प्लान ही तो है, फ्यूचर प्लानिंग है ना ये सब। Yes, ma'am. अगर आप LIC में इन्वेस्ट करते हैं तो LIC जीवन बीमा निगम का टैगलाइन ये है, जीवन के साथ भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। यानी यू आर देयर और यू आर नॉट देयर। अगर आकस्मिक कुछ ऐसा एक्सीडेंटल होता है अनफॉर्चुनेटली, जो नहीं होना चाहिए लेकिन अगर होता है, क्योंकि इस पे तो कंट्रोल नहीं है किसी का, होता है, तो आपने क्या किया, अपनी फैमिली के लिए कुछ इतने रकम या एक ऐसी पॉलिसी लेकर रखा है जो फ्यूचर में उनको थोड़ा बहुत सर्वाइवल में हेल्प करेगा। इट्स अ पार्ट ऑफ प्लान, जिससे उनका लाइफ पे अफेक्ट तो पड़ेगा। ठीक है, आपके फैमिली में किसी इंपॉर्टेंट मेंबर के जाने से उनका लाइफ पे एडवर्स इम्पैक्ट तो पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट थोड़ा कम पड़ेगा अगर आपने कुछ प्रोविजन किया है फ्यूचर के लिए। तो समझ में आया, क्लियर हुआ? तो ये होता है Yes, ma'am. अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन जो चेंजेस होते हैं, जो बाहरी, जो फ्यूचर में कुछ ऐसा मैंने ये एक एग्जांपल दिया, ऐसे तमाम तरह के चेंजेस हो सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया ताकि आप रिलेट कर लीजिए। ठीक है, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गया, टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज हो गया तो आपके काम पे असर पड़ सकता है। जैसे कि अभी जो ऑफलाइन, वो सारे स्कूल्स, वो सारे कॉलेजेस जो ऑनलाइन मोड में अडॉप्ट नहीं कर पाए अपने आप को, उनको ये प्रॉब्लम होती है कि उनके क्लासेस बंद हो गए, उनके यहाँ एडमिशन बंद हो गया और ये पता नहीं कब तक रहेगा, राइट? तो उनको ज्यादा नुकसान हो रहा है कंपेरेटिवली टू दोज क्लासेस, दोज कॉलेजेस जिन्होंने इसको बहुत जल्दी भांप लिया और बहुत जल्दी मोड चेंज कर लिया अपना। समझ में आया? दोनों ही मोड में कंफर्टेबली क्लास कर रहे हैं। समझ में आया? उनके बिजनेस पे उतना असर नहीं पड़ा, पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, लेकिन क्या होगा, कम पड़ेगा। वो इस शॉक को आसानी से झेल पाएंगे, राइट? Yes, ma'am. तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ऑफसेट मतलब एक तरह से उसको बैलेंस करना, एडजस्ट करना, किस चीज को, जो अनसर्टेनिटी एंड चेंजेस का इफेक्ट पड़ता है उस इफेक्ट को थोड़ा कम कर लेना, राइट? अगर आप प्लान वे में चल रहे हैं तो। चलिए, 2 पॉइंट हो गया। टू फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा ये बताओ, ये प्रिंसिपल में था कि नहीं था? इट हेल्प्स अस टू बी फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, था ना ये प्रिंसिपल में? ये पॉइंट भी मैं बताती हूँ कैसे। डायरेक्शन। एक मिनट। कंट्रीब्यूशन टू पर्पस पहला पॉइंट था। ये आपका प्लानिंग हेल्प्स यू इन अकम्प्लिशिंग योर ऑब्जेक्टिव। जिस पर्पस से आपने प्लान बनाया है उस पर्पस, वो पर्पस आपको अचीव होगा, क्योंकि अगर आपके पास प्लान है तो। क्योंकि प्लान क्या करता है, आपको आपके प्लान ऑफ एक्शन पे फोकस रखता है। सेम थिंग, इट फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स, वही चीज है ना। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप वो पढ़ेंगे Yes, तो खुद ma'am. भी आप लिख सकते हैं ये सब। अब क्या होता है, प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि अगर प्लानिंग नहीं है तो आप एक दिन पहले जाग रहे हैं, अरे यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, कोई तैयारी ही नहीं हुई मेरी, अब मैं क्या करूं, किससे हेल्प लूं, किससे मांगू। ठीक है, 2 दिन पहले बच्चे बोलते हैं PDF नहीं आया मैम मेरे पास ये नहीं है, मैम ये क्या। अब क्या करे, दूसरा कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। यू हैव टू मेक योर ओन प्लान्स, क्योंकि ये आपका इंडिविजुअल गोल है ना एग्जाम में Yes, पास ma'am. करना। तो आपको खुद ही अपने गोल सेट करने पड़ेंगे, अपना काम करना पड़ेगा। अगर आप प्लान वे में काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका थोड़ा लेट एडमिशन हुआ, लेकिन अगर आप 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले, 1.5 महीने पहले आ गए हैं इसमें, तो आपको पता है कि यू आर लेट, ठीक है ना, आप 2-3 महीना लेट आए हैं, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पास एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि मैं कैसे ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं कौन से अननेसेसरी काम को अभी 2 महीने के लिए छोड़ दूंगा और ज्यादा टाइम दूंगा इस सब्जेक्ट के लिए, स्पेशली वो सब्जेक्ट्स जो थोड़े टफ है। हर आदमी को अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग तरीके से मुश्किल लगता है। किसी को POM आसान लग सकता है, किसी को POM मुश्किल लगता है, मैथ्स आसान लगता है, डिपेंड्स, राइट, कौन किस चीज में बेहतर है। लेकिन जिस चीज में आपको कठिनाई है उस चीज के लिए आप ज्यादा टाइम एलोकेट करते हैं, आपके प्लानिंग का हिस्सा है वो, है ना। आप मन ही मन ये सब करते हो, समझ लो कि तुम प्लान कर रहे हो, राइट। चलो, तो ये हेल्प करता है ना तुमको तुम्हारे ट्रैक पे रखने में। अदरवाइज आप क्या करते हैं, ट्रैक से डिरेल हो जाते हैं, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। हमारे पास प्रोक्रेस्टिनेशन एक वर्ड है, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टाल मटोल करना। हमें टाल मटोल करने की आदत पड़ जाती है, कर लेंगे ना कर लेंगे ना। मैं यही करती हूँ, राइट, मैं भी ये करती हूँ, बहुत जगह नहीं करती हूँ लेकिन कहीं कहीं मैं भी ये करती हूँ। जैसे कि मेरा अपना एक दिमाग में आया है,
2 साल से या 1 साल से समझ लो तुम, इनफैक्ट 1 साल से ये चल रहा है कि मैं एक बुक लिखूं, ठीक है ना। ये तो है मेरा एक गोल, अब फिक्स है कि मैं एक बुक लिखूं। किस चीज का बुक लिखूं? तो OBPPM या HRM का एक बुक लिखूं, लेकिन कैसे लिखूं, क्या उसका मेरा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। मैं ये बना नहीं पा रही हूँ। मुझे वो प्लान ऑफ एक्शन जब तक नहीं बनाऊंगी तब तक दिमाग में ये बुक लिखूं चलता रहेगा और मैं लिख नहीं पाऊंगी। प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? किस टॉपिक का बुक लिखूं, मेरे बुक में कितने चैप्टर्स होंगे, मैं एटलीस्ट एक दिन में कितना पेज लिखूं तो 1 साल में ये बुक लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है? दीज आर द पार्ट ऑफ प्लानिंग। अगर मैं ऐसे करके चलूंगी तो भाई साल भर में नहीं, 1.5 साल में सही, 2 साल में सही, कम से कम वो काम होगा तो। अच्छा 2 साल में भी नहीं होगा, आधा होगा, ठीक है, आधा तो होगा। और थोड़ा टाइम मुझे पता चलेगा मैं कहाँ कहाँ डेविएट कर रही हूँ, कहाँ मुझे डिफिकल्टी आ रही है। जब मैं काम करना शुरू करूंगी तो मुझे ये सब चीजें पता चलेगी। अभी तो बहुत सिंपल लग रहा है कि जो तुम्हें मैं PDF दे रही हूँ, इसी PDF को बुक में कन्वर्ट कर दूंगी और बुक बन जाएगा। समझ में आया? लेकिन इतना आसान नहीं है बुक लिखना, राइट? समझ में आया? तो यस, क्या तो ये क्या होगा? तो अगर मैं वो ब्लूप्रिंट जिस दिन बना लूंगी, जिस दिन मैं वो चीज लिख लूंगी, जैसे मैं ऑफिस में क्या करती थी, जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो मुझे क्या क्या करना है। अगर मुझे बहुत काम करना होता, मुझे पता होता है कि ये जो 15 दिन है या 10 दिन है काफी हेक्टिक होने वाला है, हो सकता है बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज मेरे दिमाग से निकल जाए। होता है ना जब हम लोग बहुत बिजी रहते, तो राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स बिफोर यू स्टार्ट एनी टास्क। कितना भी हेक्टिक आपका शेड्यूल है, ये प्लानिंग का पार्ट मैं बता रही हूँ, कैसे आप प्लान करते हो अपने डे को। आपने क्या किया, वो सारे चीज लिख ली जो जो आपको करना है, ठीक है। अब आप काम कर रहे हो सकता है जो तुमने सुबह 8 बजे लिखा था कि मुझे ये करना है, बीच में 2 काम और आ जाए जो तुम्हें मालूम नहीं था कि आज आ जाएगा। कोई कस्टमर ऐसा आ जाए, कोई क्लाइंट ऐसा पहुंच जाए, कोई ऐसे लोग पहुंच जाए जिनको आपको इंटरटेन करना पड़े और जिनके लिए आपको कुछ काम करना पड़ा, तो एक एडिशनल आपने काम किया। हो सकता है इन एडिशनल काम करने के दौरान आपने जो काम लिखा था उसमें से 1-2 काम रह जाए, क्योंकि आपने कोई दूसरा 1-2 काम कर लिया, राइट, जो प्लान नहीं था। तो 1-2 काम जो रह गया वो आपको कैसे पता चलेगा? अब ऑफिस चाहे आप जितने बजे छोड़ रहे हैं, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जितने बजे भी छोड़ रहे हैं, एक बार उस पेज को देख लो जहां तुमने शुरू लिखा था, टिक कर दो उन सारी चीजों को जो तुमने कर लिया, और जो चीजें रह गई ना उसको नेक्स्ट डे का जब तुम लिखोगे उसको सबसे ऊपर लिखो, ये रह गया। क्योंकि एक दिन नहीं किया उस काम को तो चल गया, लेकिन 2 दिन और नहीं करेंगे तो फिर डांट लग जाएगी सीनियर से, क्योंकि वो काम बहुत जरूरी था। समझ में आया? दिस हाउ यू प्लान। अगर हम ऐसे करके चलते हैं तो हमारा कभी भी कंडीशन जो है वो बहुत पुअर नहीं होता, हम कभी भी बहुत ज्यादा मुश्किल में नहीं स्टक होते हैं। समझ में आया? क्योंकि हमारा काम लगभग हो रहा है, लेकिन अगर नहीं किया, दिमाग में ही नहीं आया कि ये भी काम करना था, और वो अगले 1 हफ्ते तक दिमाग में नहीं आया, और तब जाके दिमाग में आया जब किसी से जोरदार फटका लगा। समझ में आया? तो ये क्या होता है, ये आपका जो प्लान ऑफ एक्शन है वो आपको फोकस्ड रखता है आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। अब क्लियर हुआ? ठीक है, आपको पता चलते रहता है मैं कहाँ बेईमानी कर रही हूँ, मैं कहाँ अपना काम नहीं कर रही हूँ, मैं कहाँ कर रही हूँ, ठीक है, ये आपको पता चल देता। तो अंदर से ना एक आपको एक हैमर की तरह काम करता है प्लानिंग, अंदर से आपको ठोकता रहता है, तुमने आज ये काम नहीं किया, तुमने आज ये काम कर लिया। तो ये जो यू स्ट्रेस क्रिएट होता है ना, इससे यू स्ट्रेस मतलब पॉजिटिव स्ट्रेस, ठीक है ना, वो आपको गाइड करता है। ठीक है, एग्जाम के टाइम में नॉर्मली बहुत सारे वर्ल्ड कप चल रहे होते हैं, हर किसी को मन होता है वर्ल्ड कप देखे, राइट, लेकिन आपके अंदर एक स्ट्रेस चल रहा होता है, वर्ल्ड कप देखेंगे तो पढ़ाई आज का रह जाएगा, राइट। वो स्ट्रेस क्या होता है, आपको लेके जाता है, आपको स्टडी रूम से, आपको टीवी के सामने से उठा देता है और आपको पढ़ाई के टेबल पे बैठा देता है। इतना ही स्ट्रेस ये प्लानिंग आपके ऊपर क्रिएट करता है ताकि तुम उस काम को कर सको, ठीक है। और लास्ट, फैसिलिटेट कंट्रोल, बिल्कुल वही चीज है। कंट्रोल कैसे फैसिलिटेट करेगा मैं बताती हूँ। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि ऑफिस में या फिर आप अपने लाइफ में आज आपको 4 चीजें पढ़नी है और आपने 2 ही चीजें खत्म की, तो 2 चीज रह गया। आपको पता चला ना कि आप कितना पीछे रह गए आज के गोल को अकम्प्लिश करने में, आज के टास्क को खत्म करने में। तो आप जितना पीछे रह गए उसको कवर अप करने के लिए आप नेक्स्ट डे थोड़ा ज्यादा कोशिश करोगे तो आप कंट्रोल में रहोगे, आप ज्यादा डेविएट नहीं हो पाओगे। अगर आपको ये पता ही नहीं चला कि आप पीछे कितना रह गए तो ये डेविएशन चलता जाएगा और एंड रिजल्ट में पता चलेगा कि बहुत ज्यादा गैप हो गया आप डिजायर्ड गोल में और एक्चुअल गोल में। डिजायर्ड मतलब जो हमने सोचा था, एक्चुअल मतलब जो मुझे मिला, राइट। तो अब ये समझ में आ गया ये क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है। अब दोनों रिलेटेड है। जिस बच्चे को प्रिंसिपल समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, रटन तो नहीं कह रही हूँ मैं, जिन बच्चे का प्रिंसिपल
ऑफ प्लानिंग क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, वो उसका इंपॉर्टेंस खुद से लिख सकते हैं ना। Yes, ma'am. ठीक है, यही मैं बोल रही थी कि दे आर इंटर रिलेटेड। नाउ सॉरी मैं प्रिंसिपल्स बोल रही हूँ बहुत देर से, वो नेचर ऑफ प्लानिंग था, प्रिंसिपल यहाँ है। अब प्रिंसिपल सिंपल है, फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम, पॉलिसी फ्रेमवर्क, लिमिटिंग फैक्टर यहाँ भी आ गया जो पहले हमने पढ़ा था, एंड प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। चलो यहीं से शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ टाइम, यानी कि मैंने कहा ना, एक दिन का काम एक दिन में खत्म होना चाहिए, वो दिन भर का काम है। अगर तुम उसको अगले 10 दिन में खत्म करोगे तो कोई मतलब नहीं है उस प्लान का। तो जो भी प्लान बनाते हैं हम उसको एक टाइम फ्रेम से बांध देना चाहिए। मैंने पीटर ड्रगर के थ्योरी में भी आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव्स में एक टाइम फ्रेम अटैच्ड होना चाहिए, है ना। बिना टाइम के अगर तुम्हारा बीबीएम का ये है और 3 साल का ये 3 इयर्स का ये कोर्स है, 3 साल के में अगर नहीं खत्म किया, 5 साल में किया, तो ये कोई मतलब नहीं होगा ना इस गोल को अकम्प्लिश करने में। होगा क्या? नहीं होगा। फिर तो तुमने किसी तरह भाई एक डिग्री ले लिया, आपको जो पर्पस है बीबीएम करने का वो पर्पस तो आपका अधूरा रह जाएगा। तो एक टाइम फ्रेम दो, इसीलिए हर काम को एक टाइम में खत्म किया जाता है, तभी उसका इंपॉर्टेंस होता है। समझ में आया? जी मैम। राइट। तो आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ टाइम बोलता है कि आपके पास एक टाइम पीरियड होना चाहिए। टाइम 1 दिन का है, 2 दिन का है, 1 महीने का है, 2 महीने का है, अटैच सर्टेन टाइम फ्रेम, ताकि आप उसमें काम कर सके। प्लानिंग विदाउट टाइम इज नो प्लानिंग एट ऑल, राइट। वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है उसका। समझ में आया? नहीं कुछ समझ पाए, हैंड रेज करके पूछ लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, प्लान थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। जैसे मैनेजमेंट में मैंने बताया था ना, इट शुड बी फ्लेक्सिबल, राइट। क्यों प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए? ताकि क्योंकि एडजस्ट हो जाए सामने, डायनेमिक बिल्कुल इन्वायरमेंट के हिसाब से। बिल्कुल, बिकॉज सामने जिस आप इन्वायरमेंट में है वो डायनेमिक है एंड कीप ऑन चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। अगर आपका प्लान में इतना स्कोप नहीं है कि वो उस चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर सके, तो वो प्लान फेल हो जाएगा। इसलिए इट शुड बी, बहुत रिजिड नहीं हो सकते हम अपने प्लान को। रिजिड मतलब कि बिल्कुल ये करना ही करना बिल्कुल है। यही करना है। मैं बताती हूँ, किसी बच्चे ने अपना प्लान बनाया, ठीक है ना, कोई अपना स्टडी शेड्यूल बनाया और उसमें 12 घंटे का पढ़ाई का सोचा, ठीक है ना। तो उसने ये नहीं सोचा कि मुझे कभी भी कोई आकर के डिस्टर्ब, एक टेलीफोन कॉल आ जाएगा और मुझे आधे घंटे बात करनी पड़ जाएगी, जरूरी बात करनी पड़ जाएगी। कभी तो फॉर्म कुछ भरने के लिए, जमा करने के लिए मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा, हो सकता है बहुत ज्यादा भीड़ हो तो 10 मिनट का काम आधे घंटे में खत्म हो। समझ में आया? अब अगर ऐसा होता है तो आपका जो टाइम पढ़ने पे जाना चाहिए था वो इधर उधर गया, बेकार में नहीं गया, काम से गया, लेकिन गया। इन सब चीजों के लिए भी प्रोविजन होना चाहिए प्लान में, कि अगर किसी दिन ऐसा होता है तो मैं कहाँ पर इस टाइम को एडजस्ट करूंगा। समझ में आया? क्योंकि ये तो हो सकता है, ये तो होता है, तो आप कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? तो अगर आपके पास लीजर टाइम आपने दिया है अपने पढ़ाई के बीच में, तो उस दिन लीजर टाइम थोड़ा छोटा कर लेंगे, उस दिन खेल का या टीवी देखने का समय थोड़ा कम कर लेंगे, राइट। इस तरीके से क्या करेंगे, आपका प्लान फ्लेक्सिबल अगर रहेगा तो आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकेंगे, एडजस्ट कर सकेंगे। अभी कोई भी बिजनेस प्लान लेके बनाते हैं, बिजनेस प्लान में नहीं पता होता कि फ्यूचर सिनेरियो में किस तरीके का टर्न होगा, किस तरीके का चेंज आ जाएगा सिचुएशन में। अगर वो सिचुएशन चेंज हो गया और तुम्हारा प्लान बिल्कुल फिक्स है, नहीं हम तो कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, हम बिल्कुल पेटीएम में नहीं करेंगे, हम बिल्कुल यूपीआई नहीं लेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा? आपका बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा आज के सिनेरियो में, क्योंकि आज का सिनेरियो तो कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए है, राइट। तो फ्लेक्सिबल तो होना चाहिए। चेंज हो गया, गवर्नमेंट के नियम बदले, आप भी बदल जाइए थोड़ा सा। समझ में आया? क्लियर हुआ फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट? यस सर। ओके, चलो ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, लिमिटिंग फैक्टर। इसके बाद आज ये खत्म करके खत्म, आज के लिए यही प्रिंसिपल सी रहेगा। अच्छा, पॉलिसी फ्रेमवर्क है। हाँ, पॉलिसी फ्रेमवर्क है। पॉलिसी फ्रेमवर्क को थोड़ा हम आपको समझाते हैं। पॉलिसी फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि पॉलिसी है, ठीक है ना, जिस पॉलिसी को आपको फॉलो करना है, यानी आपका जो प्लान है वो आपके पॉलिसी के अंदर आना चाहिए, उसको बाहर नहीं जाएगा, वो उसको ओवरलैप नहीं करेगा। कोई पॉलिसी लेते हैं, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि एक पॉलिसी है हमारे, बहुत तरह का
पॉलिसी होता है हमारे यहाँ, जैसे कि हर एक स्टूडेंट्स के लिए एक पॉलिसी है कि एडमिशन से पहले आप सबको क्या करना पड़ेगा, अपने सर्टिफिकेट्स जमा करने होते हैं, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स, माइग्रेशन वगैरह, राइट। और ये भी पॉलिसी कि जब आप पास आउट हो जाते हो तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आप वापस निकलवा करके जा सकते हो, राइट। यस मैम। अब जो भी हमारा प्लान होगा, एडमिशन का प्लान होगा, ये इस पॉलिसी के अंदर होगा। कोई भी प्लान ऐसा नहीं होगा जहां पे बोला जाएगा कि ठीक है आपका एडमिशन हम ले लेंगे विदाउट माइग्रेशन सर्टिफिकेट। नहीं, हो सकता है आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम दे दिया जाए, लेकिन ऐसा प्लान बनेगा क्या जिसमें सर्टिफिकेट जमा करने की जरूरत ना पड़े? अगर No, वो ma'am. बन गया तो आप अपने ही पॉलिसी के अगेंस्ट काम कर रहे हो, राइट। Yes, फिर ma'am. आपका पॉलिसी क्या होता है, समझ लो पॉलिसी को एक कि पॉलिसी एक बाउंड्री है, ठीक है ना, प्रीमिसेस का एक बाउंड्री है, ठीक है। और उसी बाउंड्री के अंदर आपको सब कुछ करना है, आपको काम भी करना है, आपको टहलना भी है, आपको खाना भी खाना है, आपको घूमना भी है, सब कुछ आपको उसी बाउंड्री के अंदर करना है। तो जो प्लान है दैट शुड accommodate itself within that particular set policy framework, right? समझ में आया? गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज है वो उनके बनाए द्वारा प्लान, जितने भी प्लान है वो उनके पॉलिसी के अंदर ही होता है ना। या वो अपने पॉलिसी के अगेंस्ट भी कोई प्लान बना देगा तो लोग हंसेंगे कि ये कैसा प्लान बनाया आपने, पॉलिसी के अगेंस्ट बनाया भैया, राइट। यस मैम। इसीलिए पॉलिसी फ्रेमवर्क को फॉलो करना, प्लान बनाते समय ध्यान रखिए कि हमारा जो पॉलिसी है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट का पॉलिसी है किसी भी चीज का, 8 इयर्स के बाद आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, राइट। 18। तो आपका प्लान हमेशा 18 इयर्स के बाद आप क्या कर सकते हो, वोट डाल सकते हो। तो आपके सारे प्लान्स, कोई भी प्लान्स ऐसे नहीं होंगे जो बिफोर 18 आपको अलाउ करेगा वोटिंग करने के लिए, राइट। तो ये Yes, ma'am. पॉलिसी है जिसके अंदर सारे काम होंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर समझ लेते। लिमिटिंग फैक्टर अभी हमने ऊपर देखा था क्या होता है, वो सारे रिसोर्सेज जो आपके पास स्कार्स है, कम है या नहीं है, राइट, जो आपको रोकता है आपके काम को एग्जीक्यूट करने में या फिर आपको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, बाधा क्रिएट करता है, राइट। तो ऐसे लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में पहले सोच लो कि कौन कौन से लिमिटिंग फैक्टर्स है जो तुम्हारे पास कम है। कभी समय लिमिटिंग फैक्टर्स के रूप में काम कर लेता है, राइट। समय नहीं है, बोलते हैं ना टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो कभी ये टाइम लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। तो ऐसा प्लान बनाओ जहाँ पे कम टाइम की जरूरत हो, राइट। अभी एग्जाम्पल तो ये हो गया, ठीक है। उसी तरह से लिमिटिंग फैक्टर्स मतलब कि जो भी आपको रोक रहा है या जो आपके लिए थोड़ा सा हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, आप उसको कैसे मैनेज करोगे अपने प्लान में, कैसे कितना कम से कम जरूरत पड़ेगा उस चीज का और आपका काम भी हो सकता है। अगर आपने इस फैक्टर को इग्नोर कर दिया तो आपका प्लान फेल हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और लेती हूँ मैं इस चीज को समझाने के लिए। सपोज करो आपको 1 घंटे पता चला है कि गेस्ट आपके घर में आना चाहते हैं, राइट, ठीक है। 1 घंटे पता चला है तो आप क्या करोगे, अब आपके पास समय कम है, ठीक है ना। यस मैम। कोई वीआईपी गेस्ट आ रहा है, बहुत कम दिनों बाद आ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं आता है, तो थोड़ा सा उसका आओ भगत ठीक करेंगे, लेकिन हाँ वो वीआईपी है इसीलिए कम थोड़ी देर पहले पता चला कि वो आ रहा है। व्हाट विल यू डू, विल डू कुछ आप बाहर से मंगवा करके अरेंज कर लोगे। अगर आपको घर में कुछ चीजें बनानी है तो आप ऐसी चीजों को बनाना पसंद करोगे जो कम टाइम में बन जल्दी बन जाए, जाए। राइट, क्योंकि अभी टाइम कम है, समय आपके पास कम है, पैसा है आपके पास, ठीक है, लेकिन आप रिसोर्सेज हैं आपके पास लेकिन समय कम है। तो सब कुछ घर में रहते हुए भी आपको वो चीजें बनाना पड़ेगा जो कम समय में बन जाए, राइट। तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से लिमिटिंग फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ता है, तभी वो काम हो पाएगा। समझ में आया? वरना गेस्ट आ भी जाएंगे, चले भी जाएंगे और आपका गाजर का हलवा बनता रह जाएगा क्योंकि वो घंटा बढ़ जाता है बनने में। समझ में आया? यस मैम। This is what limiting factors means. अब है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि ठीक है किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी के हिसाब से इस लिमिटिंग फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आपके समय, आपके मनी, आपका जो रॉ मटेरियल है, हाँ, इसके ध्यान में रखते हुए कौन सा ऐसा रास्ता है, कौन सा ऐसा तरीका है जो सबसे सूटेबल है आपके लिए, इफिशिएंट भी है, यानी कि कॉस्ट जो है उसको भी कम रखता है, वेस्टेज को एलिमिनेट करता है और इफेक्टिव है, यानी क्वालिटी भी अच्छा होता है, राइट। तो Yes, इस ma'am. चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, राइट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स। इसके बाद हम फैक्टर्स पे भी चलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना
चलिए, तो हम लोग ने प्रिंसिपल आपको बता दिया। अब फैक्टर्स है, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट प्लानिंग। ये फैक्टर्स ऑब्वियसली क्या रहेगा, आपके पास अवेलेबिलिटी और रिसोर्सेज एक फैक्टर रहेगा, ठीक है, जो गाइड करेगा। फैक्टर्स देखो यही सब है, रिलायबल फैक्ट पे बेस्ड होना चाहिए प्लानिंग। लोगों को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। और ओके मैम, नेक्स्ट, हाँ, अभी मैं आप लोग सबका अटेंडेंस ले लेती हूँ। 2 मिनट के लिए आप लोग सबको म्यूट करती थैंक यू मैम। हूँ। अटेंडेंस लिया नहीं अभी तक, 2 मिनट थोड़ा रहो क्लास में। ओके ओके। एक सेकंड। हाँ। राइट, अभी मैं कहूँ कुछ बच्चे हैं जिनको मैंने मार्क किया है और मैं उनका एब्सेंट बोल रही हूँ। दे आर 63, 13, 48, 44, 13 एंड 4, ठीक है। मैं इनको एब्सेंट ही मार्क करने वाली हूँ, तो आप लोग नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, क्योंकि कुछ भी बोलेंगे तो मैं मार्क नहीं करूंगी आपका attendance, ठीक है। अब आप लोग चाहे 10 जगह हो, आप एक बार भी बोलते हो तो Thank मैं you, सुनती ma'am. हूँ। मैंने Ma'am, बना ma'am, दिया, 23. हाँ बना Ma'am, दिया, 23. बना दिया, इसलिए क्योंकि तुम्हारा ऑन था, मैंने देखा है। यस, मेरा ऑन ही नहीं नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं, आगे से ऑन होगा, बना दूंगी। एक दिन एब्सेंट होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ज्यादा एब्सेंट होगे Ma'am, तब। वो मैम बैट थैंक यू सो मच क्लास।